भाषण कौशल। आइए हम देखते हैं सीटेट एग्जाम में संस्कृत संस्कृत भाषा में भाषण कौशल से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न होते हैं। भाषण कौशल में भाषण कौशल के अंतर्गत आता है उद्देश्य। उद्देश्य में मौखिक अभिव्यक्ति से कहा जाता है मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त करना, अर्थात परिभाषा इसका है वाक्रूप पदध्वनि निध भाव प्रकटम इति भाषणम। अर्थात कहा जाता है कि भाषा के अंतर्गत वाक् परूप ध्वनि के द्वारा अपने भावों को प्रकट करना भाषण कहलाता है। वाक् रूप ध्वनि के द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करना वह भी भाषण का रूप ही है, अर्थात भाषण ही कहते हैं। जो कुछ भी अपने को सुनाई देता है उसी के अनुरूप भावों को प्रकट करना भाषण कहलाता है। विभिन्न पहलुओं से भाषण को नामांकित किया जाता है। जो कुछ भी अपने को सुनाई देता है उसी के अनुरूप भावों को प्रकट करना भाषण कहलाता है। भाषण दो साधनों पर आधारित होता है। नंबर 1 है आपका अनुकरण और नंबर 2 है अभ्यास। इन दोनों तथ्यों पर कार्य होता है। अब भाषण कौशल के मुख्य उद्देश्य अर्थात आवश्यकताएं, इनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। चूंकि भाषण के उद्देश्य अथवा आवश्यकता में भावों को ग्रहण करना और पुनः कहने के लिए प्रेरित होना, अच्छी प्रकार से उच्चारण सामर्थ्यता संपादित करने के लिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा के स्वरूप को जानने के लिए, विविध प्रकार की सभाओं में सक्रिय भाग ग्रहण करने के लिए, भाषा के उद्दीपन प्रयोजन को संपादित करने के लिए, रसों के अनुसार उसे आरोही क्रम में विभाजित करना जानने के लिए, गद्य एवं पद गति के अनुसार भाषण करने की प्रेरणा डालना आदि ये प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। भाषण कौशल के संसाधन क्या हैं? इनके निम्नलिखित संसाधन आते हैं, जिसमें नंबर 1 शिशु गति बाल गीत अभिनय गीत, ये पद के अंतर्गत गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। कथा कथन पाठ का शीर्षक क्या कहता है, किन पहलुओं पर बात की जाती है, ये कथापकन कहलाता है। पहेलियां हैं, बूझने की कुछ पहेलियां दी जाती हैं। भाषा स्पर्धा है, दूरभाषा है, नाटकीकरण है, समूह भाषा संभाषण है और सारस्वत सभा है। इस तरह से कवि सम्मेलन है, संगोष्ठी है, कार्यशालाएं हैं। ये विभिन्न भाषा के ही रूप हैं। भाषण कौशल की निम्नलिखित विधियां मानी जाती हैं। पहला प्राथमिक स्तर पर देखा गया कि छात्र के अंतर्गत शिशु गीत अभिनय गीत अध्यापक और छात्र के द्वारा गाए जाने के लिए समय प्रदान करना। भाषण कौशल संप्रदाय क्रियाओं का आयोजन करना। माध्यमिक स्तर पर देशभक्ति गीत गाना और छात्रों को भी अनुकरण करना के लिए समय देना। ये विभिन्न तथ्य सत्यापित होते हैं। इन्हीं के साथ माध्यमिक स्तर पर देशभक्ति गीत गाना छात्रों में प्रेरित करना, छात्रों को भी अनुकरण के लिए समय देना, इस तरह से तथ्य आते हैं। जैसे वीर पुरुष महापुरुष के जन्म वृत्तांत कहने के लिए छात्रों को समय देना आदि ऐसे आधारित है। चित्रों को देखकर कथा कथन लघु
लघु वाक्यों द्वारा स्वयं का परिचय देना तथा श्लोक, अंताक्षरी, पद अंताक्षरी, क्रियापद, संख्या क्रीड़ा, कथा, पूर्ण पहेलियाँ इत्यादि तत्वों के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना ये प्रमुख उद्देश्य जाना जाता है। इन्हीं के साथ उच्च स्तर कक्षाओं में नवरस युक्त गीत और श्लोक का वाचन करने के लिए छात्रों को समय प्रदान करना, विभिन्न विषयों में संगोष्ठियों, भाषण, स्पर्धा का आयोजन करना तथा पढ़े हुए विषयों को वर्तमान सामाजिक अंशों में और पाठ्य स्तर संबंधित साहित्य व्याख्याओं, संगोष्ठी, कवि सम्मेलनों का आयोजन करना प्रमुख ये भाग रहते हैं। इनके बाद इसी के चरण में भाषण के बाद आता है पाठन वाचन कौशल। पाठन वाचन कौशल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिखित रूप में विद्यमान अंश को मन में पढ़कर उसके अनुसार भावों को ग्रहण करना पाठन कहलाता है। उत्तम श्रावण हो, सुनने की क्षमता अधिक हो, उत्तम भाषण युक्त हो, दोनों पाठन कौशल के आधार पर स्तंभ होते हैं। भाषण के समय अर्थ को सुनकर शब्दों का अन्वेषण होता है और पढ़ते समय शब्द के अर्थ का अन्वेषण किया जाता है। इन्हीं के साथ पढ़ने की आवश्यकता, वर्णों को और शब्दों को जानने के लिए, भाव ग्रहण करने के लिए, ग्रहण पुनः कहने के लिए, वाक्य शैली जानने के लिए, मनोरंजन और लेखन में समर्थता संपादित करने के लिए, विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग जानने के लिए, विराम, अर्थ विराम, प्रश्नवाचक, समुच्चयबोधक आदि विविध प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करने में पठन कौशल की महती आवश्यकता मानी जाती है। पढ़ने के उद्देश्य के आधार पर पढ़ने में उच्च क्रम की सामर्थ्यता के लिए समान गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना, यति गति लय के अनुसार पढ़ना, समभावों के अनुकूल वाक्यों का विभाजन करके पाठन कौशल संपादित करना, रचना कौशल का संपादन, आनंद की अनुभूति के साथ पढ़ने का अभ्यास करना, विमर्शन शक्ति का विकास, सृजनात्मक शक्ति का विकास, विशिष्ट शक्ति का निर्माण करना तथा व्यवहार में दक्षता संपादित करना पठन कौशल का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। पठन के प्रकार में देखा गया पाठकों की संख्या के आधार पर दो प्रकार से माना जाता है, व्यक्तिगत पाठन और सामूहिक पाठन। पाठन में स्वरों के व्यक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्वर पाठन और मौन पाठन। स्वर पाठन के तीन भेद माने गए हैं, स्वर वाचन जिसमें आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा, संवेशन वाचन समूह में छात्रों द्वारा। मौन वाचन के अंतर्गत आने वाले सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन और धूर्त मौन वाचन, ये मौन वाचन तीन प्रकार के कैटेगरी में बांटे गए हैं। पठन वाचन शिक्षण, वाचन शब्द वच धातु से लिट्व प्रत्यय के जोड़ने के बाद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, अर्थात बालक को बोलना या पढ़ना सीखना ही वाचन शिक्षण या पाठन शिक्षण कहलाता है। वाचन शिक्षण की विशेषता बालकों को ध्वनि एवं उच्चारण का ज्ञान करवाना ही वाचन की विशेषता मानी जाती है। वाचन पठन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान हैं, वह सोपान हमें याद रखने युक्त हैं। वाचन प्रक्रियाओं के प्रमुख तीन सोपान माने जाते हैं, वर्णमाला की पहचान करना, अर्थ ग्रहण करना, पाठ्यवस्तु में क्रमबद्धता लाना। वाचन शिक्षण के उद्देश्य में बालकों को ध्वनि एवं उच्चारण का ज्ञान करवाना, बालकों में ध्वनि प्रतीकों को देखकर उनको पहचानने की क्षमता विकसित करना, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना, बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना।
इस तरह से ये तथ्य सत्यापित होते हैं। पाठन वाचन कौशल की विधियां निम्नलिखित मानी जाती हैं। नंबर 1, अक्षर बोध वर्ण विधि, जिसे वर्चोच्चारण विधि कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वर्ण से की जाती है। बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है, सर्वप्रथम उसी भाषा में वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है तथा वर्ण पढ़ने लिखने के बाद क्रमशः शब्द वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है। यह विधि सरल विधि से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। इन्हीं के साथ वाचन, यह वाचन शिक्षण की सबसे प्राचीन एवं परांगत विधि भी कहलाती है। वाक्य विधि में इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वाक्य से की जाती है। इसमें बालक सर्वप्रथम संपूर्ण वाक्य को पढ़ना सिखाता है। वाक्य पढ़ना सीख लेने के बाद वह शब्द एवं उनके बाद वर्ण पढ़ना सीखता है। यह विधि कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। मना वैज्ञानिक के अनुसार वाक्य को ही भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई माना गया। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाक्य विधि को ही वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार द्वारा भी वाचन शिक्षण के लिए इस विधि को उपयुक्त माना गया। देखो एवं पढ़ो विधि, चित्र विधि, शब्द विधि, पद विधि। इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत शब्द से की जाती है, जिसके कारण ही इस विधि को शब्द विधि या पद विधि कहा जाता है। इसी विधि के अंतर्गत बालक के सक्षम सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इस चित्र के ऊपर नीचे उसका नाम भी लिखा जाता है। बालक सर्वप्रथम चित्र देखता है, तदुपरांत उस शब्द को पढ़ना सीखता है, जिसके कारण इस विधि को देखो और पढ़ो के नाम से जानी जाती है, अर्थात चित्र विधि भी कहा जाता है। यही विधि कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर भी आधारित मानी जाती है, क्योंकि इसमें पहले शब्द को पढ़ना सिखाया जाता है, तदुपरांत अक्षर पढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद आता है अगली विधि आती है वाक्य विधि। वाक्य विधि के अंतर्गत आने वाले आपके इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वाक्य से की जाती है। इसमें बालक सर्वप्रथम संपूर्ण वाक्यों को पढ़ना सीखता है। वाक्य पढ़ना सीख लेने के बाद वह शब्द एवं उसके बाद वर्ण पढ़ना सीखता है। यही विधि कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार वाक्य ही भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई मानी जाती है। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाक्य विधि को ही वाचन शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार वाचन शिक्षण के लिए इस विधि को उपयुक्त माना गया है। इसी तरह से देखो विधि, पढ़ो, यह हमने दे दिया। अनुकरण विधि, अनुध्वनि विधि, अर्थात इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक शब्द का शुद्ध उच्चारण करता है। शिक्षक के उच्चारण को सुनकर छात्र भी उसी प्रकार शुद्ध उच्चारण करने की प्रेरणा डालता है। इस विधि के अनुसार ही शुद्ध भाषा शिक्षक द्वारा ही महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। संस्कृत भाषा में शब्द रूप तथा धातु रूप का अभ्यास करवाने के लिए यह अधिक काम में विधि लाई जाती है। पांचवा आता है सामूहिक पठन विधि। इस विधि के अंतर्गत सभी छात्र एक साथ शब्द का उच्चारण करते हैं अतः समूह बनाकर के वाचन का अभ्यास कराते हैं। इस विधि से बालक को व्यक्तिगत कमजोरियां का पता चलता है तथा इस विधि उपयुक्त मानी भी जाती है। ध्वनि सम्यक विधि, इस विधि के अंतर्गत समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्द एक साथ जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है। कर्म, धर्म, स्वर्म, चर्म, मर्म अथवा क्रम, भ्रम, श्रम इत्यादि शब्दों के साथ उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि मानी जाती है। सभी ध्वनि इस विधि से ज्ञान कराया जाना संभव नहीं हो सका, अतः इस विधि को वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी भी जाती है। इसी के साथ साथ आने वाली अगली विधियां आता है भाषा यंत्र उपकरण विधि। क्योंकि इस विधि के अनुसार अनुकरण विधि का ही एक रूप माना जाता है। अनुकरण विधि में तो शिक्षक शब्द का उच्चारण करता है, जबकि इस विधि में उच्चारण के लिए टेप रिकॉर्ड का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात ध्वनि
अभिलेख यंत्रों से शब्द का उच्चारण सुन सुनकर बालक स्वयं स्तर पर ही वाचन का अभ्यास करता है। संगति साहचर्य विधि 8वां पॉइंट है। यह विधि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में देन मानी जाती है, जिसके कारण इस विधि को मॉन्टेसरी विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत पढ़ने वाले सीखने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ टुकड़ों पर चित्र बना दिए जाते हैं और कुछ पर उनसे संबंधित नाम लिख दिए जाते हैं, जिससे बालक चित्र और नाम के साथ साथ संगति करके पढ़ना सीखता है। इस विधि में खेल में शिक्षा पद्धति पर आधारित मानी जाती है, जिसके कारण इस विधि को खेल विधि भी कहा जाता है। खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कार्डवेल कुक थे और यह विधि स्वयं करके सीखना सिद्धांत पर ही आधारित मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस विधि को भी वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त माना गया। वाचन के भेद निम्नलिखित 3 आधारों पर किए जाते हैं। पाठकों की संख्या के आधार पर। इस आधार पर वाचन 2 प्रकार के माने जाते हैं। व्यक्तिगत वाचन केवल एक व्यक्ति के द्वारा जाने वाला वाचन है। सामूहिक वाचन किसी समूह अथवा कक्ष के समस्त छात्रों के द्वारा एक साथ किए जाने वाला वाचन। अभिव्यक्ति के आधार पर वाचन के भेद। इस आधार पर वाचन के प्रमुख 4 भेद माने जाते हैं। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला वाचन माना जाता है। अनुकरण वाचन शिक्षक के निर्देशानुसार छात्रों के द्वारा एक एक करके जाने वाला वाचन। अनुवाचन शिक्षक के उच्चारण के बाद उसी शब्द वाक्य का छात्रों के द्वारा किया जाना वाचन। ध्रुत वाचन शीघ्रता के साथ किया गया वाचन। सामान्य आधार पर वाचन के भेद। वाचन के समांतर 2 भेद होते हैं, स्वर वाचन और आदर्श वाचन। हमारे मुख से किया गया वाचन व्यक्ति को सुनाई देता है तथा वह स्वर वाचन कहलाता है, जबकि आदर्श वाचन किसी भी गद्य या पद को पढ़ते समय शिक्षक के द्वारा आरोह अवरोह पूर्वक किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। गद्य पाठ में एक बार व पद पाठ में 3 बार आदर्श वाचन किया जाता है। इसी तरह से अनुकरण वाचन किसी भी पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों के द्वारा खड़े होकर एक एक करके किए जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। 40 मिनट की पाठ योजना में न्यूनतम 5 और अधिकतम 8 छात्रों का अनुकरण वाचन कराया जाता है। प्रतिदिन अलग अलग छात्रों को अवसर देकर कक्षा के सभी छात्रों का अनुकरण वाचन कराया जाता है। समेत वाचन कक्षा के सभी छात्र के द्वारा एक साथ किया गया वाचन समेत वाचन कहलाता है। समेत वाचन केवल पद पाठ में ही करवाया जाता है। गद्य पाठ में समेत वाचन के आधार पर मौन वाचन करवाया जाता है। स्वर वाचन आदर्श अनुकरण के साथ साथ रखी जाने वाली सावधानियां हैं कुछ। स्वर वाचन सदैव खड़े होकर होना चाहिए। स्वर वाचन के समय पुस्तक बाएं हाथ में होनी चाहिए। स्वर वाचन के आंखों से पुस्तक की दूरी लगभग 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। पुस्तक को पकड़ते समय हाथ के कोण को सही स्थिति में लगभग 135 होना चाहिए। स्वर वाचन आरोह अवरोह पूर्वक किया जाना चाहिए। इसी के साथ स्वर वाचन में अधम पाठक के लक्षण गीति शीघ्र सिर कंपी तथा लिखित पाठक अर्थनोस कंठम पढ़ेते पाठका धामः गाकर पढ़ने वाली गीत शीघ्रता से पढ़ने वाला श्रिक पढ़ते समय सिर को हिलाने वाला सिरकंपी चुपचाप पढ़ने वाला लिखित पाठक अर्थ को समझने बिना ही पढ़ने वाला अनभिज्ञ और दबे स्वर को पढ़ने वाले अल्पकंठस्थ। स्वर वाचन में उत्तम पाठक के लक्षण माधुर्यम व्यक्तिम पठचेत स्वर धैर्य लयवर्थम च पठते पाठक गुण। निम्नलिखित 6 प्रकार के पाठक उत्तम श्रेणी के पाठक माने जाते हैं। मधुरता से पढ़ने वाले मधुरायम प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट पढ़ने वाला अक्षर व्यक्ति शब्द के अर्थ के अनुसार विभाजन करने वाला पदच्छेद तथा सही और शुद्ध वाक्य के साथ पढ़ने वाला धैर्यम धीरे धीरे पढ़ने वाला धैर्यम लय पूर्वक पढ़ने वाला लय समर्थक। मौन वाचन हमारे मुख से किया गया वाचन आदि हमारे तक सीमित होता है, दूसरों को सुनाई नहीं देता है, तो वह मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन को भी पुनः 3 उपभेदों पर किया जाता है। मौन वाचन समाचार पत्र पढ़ते समय प्रयोग किया जाता है। गंभीर गहन मौन वाचन किसी परीक्षा की तैयारी करते समय प्रत्येक शब्द पर चिंतन मनन करते हुए किए जाने वाला मौन वाचन। धूर्त वाचन कहानी उपन्यास आदि पढ़ते समय शीघ्रता से किए जाने वाला वाचन धूर्त
मौन वाचन कहलाता है। विशेषताएं कुछ इनकी हैं। मौन वाचन सदैव स्वर वाचन करना सीख लेने के बाद ही करवाया जाना चाहिए। समांतर मौन वाचन की शुरुआत तीसरी कक्षा से होनी चाहिए। मौन मनोवैज्ञानिक जुड़ के अनुसार मौन वाचन का उच्च माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तकें हैं साइलेंट रीडिंग वाइनर, स्कूल में भाषा ल्यूइस। प्रसिद्ध कथन है पढ़ो पढ़ो कुछ और पढ़ो कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक विषय के बारे में जॉन कॉटन डायना ने कहा था। अध्यापक को यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि उच्च कक्षाओं में वान की सबसे अच्छी मौन विधि वाचन ही है। जब तक कोई बालक चलना सीख लेता है तब वह खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार जब कोई बालक मौन वाचन करना सीख लेता है तब स्वर वाचन की आदत भी छोड़ देता है। यह कथन विद्वान जूट द्वारा कहा गया था। वर्णोच्चारण विधि के द्वारा अपरिचित शब्दों को पहचानने में तो बड़ी सहायता मिलती है, परंतु धूर्त गति के बाहर रहित वाचन में यह विधि बाधक मानी जाती है, जो श्री मंजिल ने कहा था। नोट: श्री मंजिल ने पठन संबंधित दोष कारणों एवं उनके उपचारों का अध्ययन किया था। वाचन एक साधन है जिसके आधार से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राज से परिचित हो जाता है। ल्यूइस ने पंक्तियों पर पढ़ो, पंक्ति के मध्य पढ़ो, पंक्तियों के नीचे पढ़ो पर अवश्य पढ़ो, एडगर जेल ने कहा था। एडगर जेल ने अपने दो साथियों को पिंटर और गिरलाइन का मौन वाचन पर अध्ययन करने को प्रेरित किया था एवं उनकी प्रेरणा से ही इन दोनों में मौन वाचन पर अनेक शोध कार्य किए गए थे एवं उन शोध कार्यों के परिणाम को वाइनरी ने अपनी साइलेंट रीडिंग पुस्तक में भी लिखा था। तो इस तरह से ये मौन वाचन सत्यापित होता है। अगला आता है लेखन शिक्षण। अब यह हम अगले वीडियो में इसे देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और संस्कृत सीटेट, यूपीटेट तथा डीएलडी एवं बीएड एग्जाम के लिए यह कक्षा अति उपयुक्त है। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर जुड़ें।